विक्रम जी, कैसे देखते हैं? समर्थन तो कर ही रहे होंगे इस प्रक्रिया का, क्योंकि लंबे समय से मांग तो कमलनाथ सरकार के दौरान भी उठती रही। समर्थन और विरोध जैसा कुछ नहीं है, लेकिन हम तो समझ में नहीं आ रही कि भाजपा इसको ऐसा नवाचार के तौर पर क्यों प्रस्तुत कर रही है, जैसे कोई अनोखा काम कर दिया हो। इन्हीं की सरकारों में पहले इसी व्यवस्था से चुनाव होते थे, अब पुनः इसी व्यवस्था से चुनाव होने लगे। अब इसमें सरकार को चिंता और भय किस बात का है कि जब 2 साल के बाद ये चुनाव हैं तो कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे थे कि हम अध्यादेश लाएंगे। क्यों लाएंगे अध्यादेश? ऐसा कौन सी इसमें इमरजेंसी है जो अध्यादेश लेके आओगे आप? आने वाले सदन में आप इसको रख दीजिएगा, बिल पास हो जाएगा, बहुमत आपका, तो अध्यादेश की राजनीति क्यों कर रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। और चारों तरफ आलोचनाओं से घिरी सरकार जो है नाखून कटा के शहीद हो रही है, तो इस सामान्य से प्रशासनिक फैसले को इतना बढ़ा चढ़ा के बता रही जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। आप एमबाय हॉस्पिटल की घटना देखें, चाहे पुलिस वाले भी मर गए उससे, तो इन सब बातों की आलोचना से बचने के लिए इस तरीके के भाजपा को इवेंट करने की आवश्यकता इसलिए है कि कहीं ना कहीं जो आलोचनाओं और विफलताओं में घिरी सरकार है उसको ये छोटी छोटी बातों को जनता के सामने उपलब्धि के तौर पे उस समय कमलनाथ जी भी करना चाह रहे थे। नहीं तो हम तो भाई हमने उसकी इतनी बात थोड़ी की थी, हम तो ये कह रहे हैं कि ये तो सरकार ही खुद ही करती थी, अब तो इतना गाल बजाने की क्या जरूरत है? क्यों आप अपने आप को शहीद का दर्जा दे रहे हैं? एक बात। और दूसरी बात, इसमें जो चोरी जो हो रही है वो आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, वो ये है कि हमारे लोकतंत्र की जो मूल भावना है, जो सदन जो होता है वो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से काम करता है। अब हालत ये है कि इन्होंने जो 2 गुट बना देंगे, इसमें इन्होंने 4 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, तो जो पार्षदों की शक्तियां हैं और उनके अधिकार हैं वो तो क्षीण हो जाएंगे। अब पार्षद कहेंगे साहब वो अध्यक्ष से बात कर लो, अध्यक्ष कहेगा तुम्हारा पार्षद कुछ नहीं कर रहा। मैं जरा जवाब ले लेता हूं फिर वापस मैं वही कह रहा हूं कि इन्होंने भारत के जो लोकतंत्र है, जो सदन जो है वो हमेशा सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से काम करता है। चूंकि आरएसएस को कभी भी हमारे यहाँ की जो लोकतांत्रिक प्रणाली पसंद नहीं आई, वो कहीं ना कहीं इसको अराजकता। कमलनाथ जी क्यों बदलना चाह रहे थे? कहाँ बदलना? नहीं तो कमलनाथ जी इस बात को नहीं बदलना चाह रहे थे। कमलनाथ जी तो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराना चाह रहे थे, लेकिन पार्षदों के अधिकारों का वो हनन नहीं कर रहे थे। यहाँ तो आपने पार्षदों को बिल्कुल अप्रासंगिक बना दिया। अप्रासंगिक कर दिया है। अध्यक्ष क्यों सुनेगा? अध्यक्ष क्यों सुनेगा? प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ लाया। अच्छा देखिए, 4 साल के बाद जवाब ले लेते हैं। धवले जी 4 साल के बाद लाने की क्या जरूरत है? 4 साल के बाद जो प्रक्रिया रहती है। मैं तो और ये सवाल ऐड कर रहा हूं धवले जी से कि भाई अपनी सरकार का आदेश बदलने की क्या आवश्यकता पड़ गई? पहले हमने ये लेकर आ गए कि भाई हम तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराएंगे, फिर ये हो गया कि नहीं अब हम महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करा लेंगे, अब हम सारे ही चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करा लेंगे। ये असमंजस क्यों हुआ? गाल बजा रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया। अजय जी, मुझे लगता है मेरे मित्र विक्रम जी के प्रश्नों का भी उत्तर दूंगा, और एक जो इन्होंने कहा कि इस विषय को इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों बताए जाने की आवश्यकता है। देखिए, लोकतंत्र में जनता की आकांक्षाएं जो होती है, जन आकांक्षा है, उसका सम्मान होने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में जहां जहां मुख्यमंत्री जाते थे उनके समक्ष ये विषय आता था कि हमारे जो नगरीय निकाय के चुनाव वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस विषय पे गहन चर्चा की, विचार विनिमय हुआ, और जब समय काल परिस्थिति अनुसार लगा कि अब ये जो जनता की मांग है और जन आकांक्षाओं का सम्मान करने की आवश्यकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने 2023 के विधानसभा चुनाव में जिस ऐतिहासिक मैंडेट के साथ में भारतीय जनता पार्टी को चुन के दिया था, तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अधिक है। विषय ये आता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्व से चली आ रही थी प्रक्रिया प्रत्यक्ष प्रणाली से डायरेक्ट इलेक्शन को, उसी को एक्सटेंशन की बात आई। तो मुझे लगता है जब कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय भी ये विषय इस पे आया था कि प्रत्यक्ष प्रणाली और अप्रत्यक्ष प्रणाली के में डिफरेंस क्या है। तो कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल का ये काम होता है, अगर वो मध्य प्रदेश की सरकार चला रहा है और किसी भी राज्य की सरकार चला रहा है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत आवश्यक होती है गुड गवर्नेंस के लिए। ये क्या पहले नहीं नजर आती? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या पहले नहीं नजर आती थी जो इसको हमने बदलकर अविश्वास प्रस्ताव पर ले आए थे? माफ कीजिएगा, हम उसको अप्रत्यक्ष प्रणाली पर ले आए थे। विक्रम जी, किस कीमत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ अब गुड गवर्नेंस का जब विषय आता है कि बहुत बार हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स के माध्यम से लोकल सेल्फ गवर्नेंस, जो हमारे अर्बन लोकल सेल्फ बॉडीज थी, उसमें कहीं ना कहीं विकास के कार्यों को अवरोध किया गया, जिसको हम कहेंगे अविश्वास का विषय ले लीजिए या पार्षदों के साथ में प्रेशर टैक्टिक्स हो। ऐसे विषय जब सरकार के समक्ष आए तो निश्चित रूप से किसी भी जिम्मेदार सरकार का ये काम होता है कि अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिक्स में फिक्स होने की आवश्यकता। अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिक्स में नहीं, मैं उदाहरण की बात, देखिए विक्रम जी, पॉलिटिकल डिबेट बहुत हो सकते हैं। किसी भी सरकार ने अच्छा काम किया है, आप संविधान को मानते हैं, देश के संविधान को मानते हैं, देखिए आप लोकतंत्र के विरोधी हो, बार बार आप मुझे ये लगता है, देखिए कांग्रेस की समझ नहीं आती है देश के संविधान में, इसमें लोकतंत्र का विरोध छीनी जा रही, बताइए। इसमें लोकतंत्र के विरोध
वाली जो परिकल्पना है वो कहाँ नजर आ रही है? लोकतंत्र की मुझे लगता है जनता अगर अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का जनता को अधिकार दिया जा रहा है तो इससे लोकतंत्र सशक्त होगा। विषय आ रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। मैंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का उत्तर यह दे दिया कि आपको कहीं ना कहीं विकास के कामों को बाधित नहीं करना है। राजनीतिक ऐसे हमारे समक्ष अनेक उदाहरण होंगे। विक्रम जी आप जल्दी से अपनी बात रखिए, मैं अखिल माहेश्वरी जी का एक मैं ये कह रहा हूं कि ये बार बार वहम फैला रहे हैं कि विकास को कंप्रोमाइज हो रहा है, ऐसा कहीं नहीं। अधिकतर सरकारें इनकी नगर पालिकाओं में, तो कौन इनको डिस्टर्ब कर रहा है? पहले ये बात बताइए, हमारी सरकारें कौन डिस्टर्ब कर रहा है? हमें हमारी सरकारें, हमें उसका अनुभव आ गया कि आज अरे तो उदाहरण तो दीजिए कि आप ये वहम मत फैलाइए। आप उदाहरण नहीं दे पा रहे हैं। आप जो खुलकर नहीं पूछ पा रहे हैं, मैं अभी वो खुलकर भी पूछूंगा। मैं एक बार अखिल जी का रुख कर लेता हूं। अखिल माहेश्वरी जी हमारे साथ जौरा से जुड़ चुके हैं। अखिल जी बहुत बहुत स्वागत विस्तार न्यूज पर आपका। कैसे देखते हैं इस फैसले को? निश्चित रूप से ये सरकार का जो कदम है, मैं तो मानता हूं कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और इसमें लोकतंत्र में जनता का विश्वास और दृढ़ करने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है, मेरा ये मानना है। नहीं, इससे दिक्कत क्या जाती थी? अभी तक जो अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे उससे क्या दिक्कतें जाती थी? दिक्कतें एज इट इज तो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इससे जनता का सीधे जुड़ाव अपने शहर के अध्यक्ष से होगा, जनता का सीधे जुड़ाव होगा और अध्यक्ष का जुड़ाव सीधे जनता से होगा। तो निश्चित रूप से बीच का जो बैरियर होता था, जैसे पार्षद हुए या कोई और हुआ, तो वो सब बैरियर सारे खत्म हो जाएंगे और जनता अपने अध्यक्ष से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर पाएगी, डायरेक्ट मिल पाएगी, डायरेक्ट अपनी चीजें बता सकती है उसको। ऐसा तो नहीं कि पार्षदों का दबाव होता था कि हमारी नहीं सुनी तो हम हटवा देंगे, अविश्वास ले आएंगे? ये भी एक बड़ी वजह आप लोगों के खुश होने की। हाँ, ये बात तो हर समय रहती ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। खत्म हो जाएगी ना? देख लीजिए। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। अजय जी, जो विक्रम जी खुलकर नहीं पूछ पा रहे हैं, मैं उसको खुलकर कह देता हूँ। क्या अब ये परिस्थितियां बन चुकी है कि अब अगर हम प्रत्यक्ष प्रणाली से भी अगर चुनाव करा लेंगे तो नगरपालिका अध्यक्ष हमारा ही बनेगा, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमने ये जो प्रक्रिया है उसको बदल दिया? दीपेश जी, मध्य प्रदेश में अप्रत्यक्ष प्रणाली से भी चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी के ही सर्वाधिक नगरपालिका और नगर निगम और नगर परिषदों के अध्यक्ष चुन के आए थे और प्रत्यक्ष प्रणाली से भी होंगे तो भी हमारे ही जीते। उसका कारण बहुत स्पष्ट है। उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गुड गवर्नेंस की राजनीति को प्राथमिकता देती है। हम आज भी जब इस विषय के लिए माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी जब मध्य प्रदेश के समक्ष इस विषय को रख रहे थे कैबिनेट की ब्रीफिंग में, उन्होंने बहुत स्पष्ट कारण इसके उत्तर बताए कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। जब हम ये सारी बातें कह रहे हैं, जबकि और ऐसी परिस्थिति में कह रहे हैं कि हमारी ही नगर पालिका के अध्यक्ष है, हमारी नगर परिषद के अध्यक्ष, तो आज हम ये सारी बातें सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। विपक्ष को इस विषय को ऐसे लेने की जगह, एक सशक्त विपक्ष होता तो उसकी भूमिका ये होती कि सरकार ने यदि अच्छा निर्णय लिया है, सरकार ने अच्छा निर्णय लिया, देखिए हर चीज पे हर अध्यादेश का भी मैं उत्तर दे देता हूं। उसके साथ एक और सवाल है। वो सवाल ये है कि भाई मान लीजिए जनता ने अध्यक्ष को चुन दिया, अब वो 5 साल के लिए हो गया, पार्षद अगर अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला पाएंगे तो फिर तो ये प्रक्रिया हो जाएगी ना, भाई मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, मैं तो बैठा हुआ हूं 5 साल के लिए। में डूब जाएगा वो। देखिए इस देश की कौन सा अंकुश रखो? अच्छा ये बताइए, मैं विक्रम जी की भी जानकारी के लिए कहता हूं, इस देश में 74th अमेंडमेंट आया था 1992 में, कांग्रेस की सरकार थी। 74th अमेंडमेंट जब लाया गया था, 74th अमेंडमेंट का आप 74th अमेंडमेंट का आर्टिकल 243R उठाकर देख लीजिए, कैटेगोरिकली लिखा है। तब तो हमारी सरकार नहीं थी, आपने लिखा था कि प्रत्यक्ष प्रणाली से भी चुनाव हो सकता है, या राज्य सरकारों को लगा, या राज्य सरकारों को लगा अथवा राज्य सरकारों को लगा तो वो प्रत्यक्ष प्रणाली से उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। यही विषय आज। और दूसरा इन्होंने जो इनकी संवैधानिक समझ दूर कर देता हूं दीपेश जी, इनकी संवैधानिक समझ को और मैं अच्छा कर देता हूं। ऑर्डिनेंस का विषय इन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस क्यों लाया जा रहा है। आप तो ये बताओ विक्रम जी, ऑर्डिनेंस आप समझ लीजिए थोड़ा सा, ऑर्डिनेंस क्यों लाया जा रहा है, उसी पे बोल रहे हैं। किसी भी ऑर्डिनेंस को विधानसभा का रेटिफिकेशन की आवश्यकता होती है। ऑर्डिनेंस ला लिया मतलब सरकार बहुत कुछ आगे बढ़ गई, ऐसा नहीं होता। किसी भी ऑर्डिनेंस को विधानसभा के रेटिफिकेशन की आवश्यकता है। जब भी विधानसभा का सत्र रहेगा उस विधानसभा रेटिफाई कर देगी। यदि आपको अपोज करना है 2 साल चुनाव नहीं है। देखिए हर चीज चुनाव को दृष्टिगत रख के नहीं होती है। मध्य प्रदेश की जनता ने हमें चुना है
कि विधानसभा अप्रासंगिक है। क्यों इस बात की ट्रेनिंग देखिए, आपको विपक्ष में बनाया है, आप विपक्ष में बैठिए, हमें कानून बनाने के लिए बना है। 2 साल के बाद चुनाव है, आप अध्यादेश क्यों ला रहे हो? किस चुनाव बात के का दृष्टिकोण से नहीं होती है, तो किस बात से? आज कांग्रेस इसीलिए विपक्ष में बैठी है। गवर्नेंस किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र इसको कहते हैं कि आप 1992 में आप जिस तरीके से सदन से भाग रहे हैं उसी तरह आप पार्षदों को जो है सदन में भी जाएंगे। यदि आपको विरोध करना है सदन में इसमें इसी अध्यादेश कर रहे हैं। नहीं विक्रम जी, इसी अध्यादेश में एक कॉलम ये भी रहेगा ना, राइट टू रिकॉल वाला। अगर हमको ऐसा लग रहा है, जनता को भी लग रहा है, पार्षदों को भी लग रहा है कि भाई अध्यक्ष जो है वो जनता के लिहाज से काम नहीं कर रहा है, राइट टू रिकॉल के जरिए उसको हम हटवा सकते हैं, हटा दीजिए। फिर वही चुनाव को खाली कुर्सी भरी कुर्सी वाला वही प्रक्रिया है। राइट टू रिकॉल इस देश में पहले से भी रहा है, लेकिन कांग्रेस ये स्पष्ट कर दे कि यदि आपको इस अध्यादेश के साथ में नहीं, आप विधानसभा में आप अपोज कर दीजिए। मैंने ये कहा है कि रेटिफिकेशन विधानसभा का लगता है, आप जबरन हमारा अपोज, हम यही विषय है। यदि आप किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं है, किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो उसके आप प्रोज और कॉन्स बता दीजिए। उचित ही नहीं है सर, उसके प्रोज और कॉन्स बता दीजिए। लोकतंत्र को बाईपास करने का जो कुत्सित प्रयास करते हैं ना, देखिए इस देश में जब पार्लियामेंट इन सेशन नहीं थी दीपेश जी, तब भी इंदिरा गांधी जी ने 39th अमेंडमेंट कर लिया था। प्रधानमंत्री के नेहरू, इंदिरा के अलावा पंचायत और परिषद के चुनावों का